रात के 3 बजे नैना आराम से अपने पति विक्रम के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे कुछ खटपट खटपट की आवाज सुनाई देती है। हाय, इन चूहों ने तो जीना हराम कर रखा है। ऐसे भाग दौड़ रहे हैं मानो हॉल में कोई इंसान चल रहा हो। आती हुई आवाज को इग्नोर कर नैना सो जाती है, पर फिर से उसे दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज आती है। सोने नहीं देंगे ये चूहे। कल ही विक्रम से कहकर चूहों को पकड़ने वाला जाल मंगाना होगा। बार बार नींद टूट जाती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कल घर का काम कैसे करूंगी मैं। नैना उठकर अपने कमरे के दरवाजे को और टाइट बंद कर देती है ताकि बाहर से आने वाली आवाजें उसे डिस्टर्ब ना करे। रात होती ही तुम्हें क्या हो जाता है नैना? क्या भागा दौड़ी कर रही हो? सो जाओ ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। सो ही तो रही हूँ विक्रम। नैना जैसे ही अपने बिस्तर पर आकर आंखें बंद करती है, वैसे ही उसके दरवाजे को उसकी सास सुलोचना जोर से खटखटाती है। हाँ, इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई? और जोर से दरवाजा बंद कर लेती बहू। इस घर में 2 बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं, कितनी बार बोला है कुंडी मत लगाया कर। ये कहती हुई सुलोचना बार बार दरवाजा पीट रही थी, पर नैना को कहाँ ही अपनी सास की आवाज सुनाई देती। बहू को फोन मिलाती हूँ। सुलोचना रात के 3:30 बजे नैना को फोन करके उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओह, अच्छा आप है मम्मी जी? मुझे लगा चूहे हैं। सॉरी, मैं भी दरवाजा खोलती हूँ। पिछले आधे घंटे से हॉल का चक्कर लगा रही हूँ मैं। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे मेरे। हर 5 मिनट में रसोई की कुंडी खोल बंद कर रही थी कि वही आवाज सुनकर कम से कम तेरी नींद तो टूटे। और तू अपने कमरे से बाहर तो है, पर नहीं, तुझे तो शर्म ही नहीं है। तूने तो उठकर जोर से दरवाजा लगा लिया। मैं इस तरह जोर जोर से दरवाजे की कुंडी नहीं पीटना चाहती थी। बेचारे विक्रम की नींद भी टूट गई होगी। अभी भी तो मेरी नींद ही खराब करी हो मम्मी तुम। अपनी बहू को बाहर ले जाओ और जितनी बातें करनी है दोनों सास बहू मिलकर कर लो। सुलोचना नैना को हॉल में लेकर आती है और उसे इतनी रात गए खाना बनाने को कहती है। रात के 3 बजे मम्मी जी, 2 घंटे रुक जाइए ना, फिर सुबह ही हो जाएगी। उसके बाद मैं नहा धोकर सीधा नाश्ता ही बना दूंगी। अरे बहू, तो मैं तुझे कौन सा दाल चावल रोटी बनाने को कह रही हूँ? सादा सा उपमा बना दे। वैसे भी इतनी रात गए ज्यादा भारी खाऊंगी तो फिर नाश्ता कब करूंगी? जा उपमा बना दे मेरे लिए। नींद में हिलती ढुलती नैना अपनी सास के लिए उपमा बनाकर लाती है, जिसे चखते ही सुलोचना कहती है। हाय हाय बहू, तूने इसमें नींबू भी नहीं निचोड़ा? जा नींबू लेकर आ। जी मम्मी जी। अपनी सास की रात के 3 बजे की क्रेविंग को पूरा करने के बाद घर की इकलौती बहू नैना सोने चली जाती है और नैना को सोते हुए अभी 2 घंटे भी नहीं होते कि फिर से नैना को हॉल से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ओहो, अब क्या हो गया मम्मी जी को? ये तो 7 बजे उठती है, आज इतनी सुबह क्यों उठ गई? अगर इस आवाज को इग्नोर कर दिया तो दरवाजे पर आकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगेगी और मेरे सर में अलग दर्द हो जाएगा। बाहर जाकर देखती हूँ। नैना हॉल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास झाड़ू लेकर हॉल की सफाई कर रही है। इतने सुबह सुबह आप झाड़ू क्यों लगा रही हो मम्मी जी? काम वाली आएगी ना? तो भूल गई क्या? आज काम वाली नहीं आने वाली, तो आज झाड़ू पोछा बर्तन सब हमें ही करना है। चल ये पकड़ झाड़ू और सफाई करनी शुरू कर दे। जब तक झाड़ू पोछा खत्म होगा तब तक तेरे पापा जी उठ जाएंगे, फिर उन्हें चाय बना देना और उसके बाद नहाने चली जाना। अरे नहीं, नहाने मत जाना। नहाने के पहले तू ना कल रात के बचे बासी बर्तनों को धो लेना। वो क्या है ना, नहाने के बाद अगर तू झूठे बर्तनों को घसेगी तो छींटे तेरे कपड़ों पर पड़ जाएंगे और तू भी झूठी हो जाएगी और फिर उसी गंदे कपड़े से तू खाना बना लेगी। ना, अपने ससुर जी को चाय देने के बाद पहले बर्तन घिस लेना, फिर नहाना। फिर तो आपको ऐसा कहना चाहिए था मम्मी जी कि आज काम वाली नहीं आ रही तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ तुझे ही करना है नैना। ये हम वर्ड आप सेंटेंस में झूठ मूठी लगा देती है ना। नाक मुंह सिकोड़ती हुई नैना रसोई में चली जाती है। एक के बाद एक काम करने के बाद नैना ऑलरेडी थक चुकी थी। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद वो नहाकर अपने कमरे में जाती है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। काहे की सुंदर? बैंड बजा रखी है तुम्हारी माँ ने मेरी। एक दिन नहीं होता यहाँ के आराम से कट जाए। संडे की सुबह है, सोचा था तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाऊंगी, पर यहाँ तो रात से ही मम्मी जी ने संडे पर ग्रहण लगा दिया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो आराम से सोए रहते हो। काम वाली भी नहीं आ रही आज, ऊपर से तुम्हारी छुट्टी है और पापा जी भी घर पर है, यानी पूरा दिन सिर्फ काम ही करना है मुझे। तभी मुकेश अपनी बहू को पुकारता हुआ कहता है, बहू नाश्ता दे रही हो कि बाहर से मंगवा लूं? जाइए मैडम जी, बुलावा आ गया।
वैसे शादी से पहले मैंने तो कहा था शहर के बाहर जॉब ले लेता हूँ, पर तुम्हें ही रहना था ज्वाइंट फैमिली में, सो भुगतो अब। सभी नाश्ते के टेबल पर बैठ जाते हैं। नैना सभी को गर्मा गर्म नाश्ता परोसती है। रविवार है बहू, भूल गई क्या? आज के दिन भी इतना हल्का नाश्ता। ये पोहा उपमा ये कोई नाश्ता होता है बहू? इतना हल्का? नाश्ते में तो प्लेट में कम से कम 3-4 सब्जियां होनी चाहिए और ये मोटे मोटे घी के पराठे होने चाहिए। अभी जो तूने बना दिया, दोपहर में बिरयानी बना लेना। काम चोरी मत करना, आजकल ना बहुत काम चोरी करने लगी है तू। नहीं सुलोचना, मेरा ना आज कुछ और खाने का मन था। कचौरी बना ले बहू, बड़े दिन से कचौरी नहीं खाई। आप भी क्या बात करते हैं, आपके मन की पूरी ना करे ऐसी इसकी मजाज है। एक काम करना बहू, दोनों बना लेना। नैना अपने सास ससुर की फरमाइश सुनती जा रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को देखती जा रही थी। नाश्ते के बाद नैना सीधा अपने कमरे में जाती है और विक्रम से कहती है, बस हो गई हूँ मैं यहाँ काम कर करके। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी मम्मी के यहाँ जाना है और तुम मुझे लेकर जाओगे। बाहर जाओ और मम्मी जी से कहो तुम्हें तुम्हारे साले से कोई काम है या फिर कुछ भी बहाना बना दो, मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरी मम्मी के पास लेकर चलो। आई नीड सम रेस्ट यार। मरता क्या नहीं करता। कह देता हूँ साले साहब को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं तो मुझे और तुम्हें बुलाया है। ये सुनने के बाद तो मम्मी मना नहीं करेगी। चलो सामान बांध लो। विक्रम अपनी माँ को नैना को उसके मायके ले जाने की बात पर राजी कर लेता है और खुशी खुशी नैना विक्रम के साथ अपनी मम्मी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में भेलपुरी वाले को देखकर विक्रम अपनी गाड़ी धीमी करता है। अरे देखो नैना, तुम्हारा फेवरेट भेलपुरी, ले आओ क्या? बेकार में क्यों पैसे लगाने हैं तुम्हें? मेरे ससुराल नहीं जा रहे हम जो पेट भर कर जाना होगा। हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, जितना पेट खाली रहे उतना ही अच्छा। जरा सी भेलपुरी देगा ये और 60 रुपए ले लेगा। इससे लाख गुना ज्यादा टेस्टी भेलपुरी बना दी है मम्मी, तुम खाते रह जाओगे, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मम्मी सब कुछ अरेंज कर लेगी। चलो चले। और 5 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली नैना पहुंच जाती है अपने मायके। विक्रम एक तरफ सोफे पर डिसेंटली जाकर बैठ जाता है तो उसके ठीक सेंटर टेबल पर पैर चढ़ाकर नैना बैठ जाती है। अरे यार रोहन, ये स्टैंड फैन का मुंह मेरी तरफ करना, बहुत गर्मी लग रही है। अरे पर दीदी जीजू। अरे रहने दे तेरे जीजू को, काहे का जीजू? ऊपर सीलिंग का पंखा भी तो चल रहा है ना, वहाँ पहुंच रही है हवा, ठीक पंखे के नीचे तो बैठा है तेरा जीजू। तभी हाथों में ट्रे लिए नैना की माँ लैला वहाँ आती है। पति की तरफ पैर रखे बैठी है तू, क्या बेहुदी है ये संस्कार दिए है क्या मैंने? चल पैर नीचे कर। अरे नीचे कर पैर। और रोहन तू इस स्टैंड फैन को दामाद जी की तरफ कर दे, कैसे पसीने में भीगे पड़े हैं बेचारे। वो क्या है ना दामाद जी, यूँ तो 5 घंटे की दूरी पर ही है दोनों घर, पर मौसम में कितनी फेर बदल है, लगता है कि दोनों शहर देश के 2 अलग अलग कोनों में हो। नैना की शादी के वक्त जब मैं आपके यहाँ आई थी ना तो मुझे वहाँ बड़ी ठंडी लगती थी। आपके घर की तरफ मौसम जरा ठंडा रहता है। आप कुछ देर सुस्ता लीजिए, फिर नाश्ता करके एसी वाले कमरे में आराम कर लीजिएगा। चलो, जीजू के आने के बहाने ही सही रोहन ने अपना कमरा छोड़ा तो, वरना अपने कमरे में घुसने नहीं देता था मुझे ये। आज तो मैं तेरे कमरे में आराम से सोऊंगी। तुम आराम से अपने दामाद जी से बातें करो, मैं आराम करने चली। मम्मी ये क्या बोल रही है हमसे? हाँ, क्या बात करेंगे दामाद जी से? चुपचाप यहीं बैठे पिछले 15 मिनट से, सुस्ताई तो रही है ना तू। अब क्या आराम करना बाकी रह गया है? चल मेरे साथ रसोई में। अब मुझे नहीं पता ना दामाद जी को क्या खाना पसंद आएगा नहीं आएगा, ये तो बेचारे गाय हैं, कुछ कहेंगे नहीं, पर मेरा तो कर्तव्य बनता है ना। तो आज तो खाना दामाद जी की पसंद का ही बनेगा। मशरूम की सब्जी बना दूं क्या दामाद जी? आपको जो समझ में आए बना लीजिए मम्मी जी, मुझे सब चलेगा। सुन लिया मम्मी, इन्हें सब चलेगा, कुछ भी दे देना यार। सुबह नाश्ते की ठंडी रोटियां पड़ी होगी ना, साथ में दही दे देना, दही रोटी खा लेते हैं। ये सुनते ही लैला बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी बेटी को चिमटी काट लेती है और उसका हाथ पकड़े सीधा उसे रसोई में ले जाती है। अरे ये क्या कर रही हो मम्मी तुम? ब्याही हुई बेटी के साथ कौन ऐसा व्यवहार करता है? वो तो शुक्र मना कि मैं हूँ सामने। अगर यही बोली तूने अपने पापा के सामने बोली होती ना तो आज दामाद जी के सामने ही तेरे गालों पर एक चपेट लगा देते। शर्म नहीं आई तुझे? एक तो कभी कभी दामाद जी आते हैं और ऐसे में मैं उन्हें ठंडी रोटियां और दही परोस दूं, ये सब बोलने में जबान नहीं कट जाती तेरी? तू अपने घर में अपने पति को कुछ भी खिलाती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो मेरे दामाद जी की अच्छे से खातिर करूंगी मैं।
गर्मा गर्म पूड़ियां बना रही हूँ। तू ऐसा कर, आलू काट कर तल दे। अरे यार मम्मी, हद हो तुम उसकी मम्मी हो क्या? मुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ाती और उसे पूरियां खिलाओगी। क्यों भाई, क्यों तोड़ रही हो अपना शरीर? और मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, कोई काम वाम करने नहीं आई हूँ। मैं जा रही हूँ बाहर। ये कहकर नैना बाहर खाने की टेबल पर जाकर पधार जाती है। लैला भाग भाग कर जाती है और गर्मा गर्म पूड़ियां तल तल कर अपने दामाद के लिए लेकर आती है। बस बस मम्मी जी, और नहीं, बस बहुत हो गया। तुम्हें नहीं चाहिए ना, तो मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ। ये कहकर नैना विक्रम की प्लेट से पूरियां उठा लेती है। वहां विक्रम एक पूरी खाता तो यहाँ नैना 3-3 पूरियां चट कर जाती। चलो मेरा तो हो गया, मैं चली सोने। खाना हो गया है तब भी तू वहीं बैठी रहे। जब दामाद जी खा लेंगे उनके साथ ही उठना, समझ में आया? कोई हड़बड़ी नहीं है दामाद जी, आप आराम से खाइए। तो ध्यान रखना नैना, दामाद जी को कुछ भी चीज घटे तो आवाज लगा देना, मैं रसोई में ही हूँ। पूरे 6 महीने बाद वापस आई हूँ मैं, कोई इज्जत ही नहीं है बेटी की। खाने के बाद नैना और विक्रम कमरे में आराम करने चले जाते हैं। 1 घंटे बाद नैना आराम से उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। अंगड़ाई तोड़ती हुई नैना अपनी माँ के गले लग जाती है। दामाद जी उठ गए क्या? उठने के बाद दामाद जी चाय पीते हैं या ठंडा? यहाँ का मौसम जरा गर्म है तो ठंडा दे दूं क्या बेटा, बता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, ये लिस्ट तैयार की है मैंने। दोपहर में तो हड़बड़ी में पूड़ियां ही खिलानी पड़ी थी, अब कम से कम रात में तो सब अच्छे से अरेंज करूं, इसलिए मैंने ना लिस्ट ही तैयार कर ली। तो सब्जी में आलू चने की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल, रायता, मटर की पूरियां। मीठे में तेरे पापा को मैंने बोल दिया है, वो आते वक्त ना गुलाब जामुन लेते आएंगे, ठीक रहेगा ना? और बता। अरे तू तो कुछ बोल ही नहीं रही। क्या बोलूं मम्मी, यहाँ आने के बाद एक बार भी तुमने मुझसे पूछा, नैना बेटा कैसी हो तुम? 1 मिनट भी आप मेरे पास आकर बेटी मेरा हालचाल जानना चाहा क्या? अरे मेरी बेटिया, तू तो नाराज हो गई। देख बेटा, ये तो तेरा अपना ही घर है, अगर तुझे कोई खाना ना भी पूछे तो तू रसोई में जाकर ले सकती है, पर दामाद जी के लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना। पहले ही बेचारे यहाँ कितने सहमे सहमे से रहते हैं, अब ऐसे में हम उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे तो कैसे चलेगा है? तो यहीं बैठ, मैं दामाद जी से चाय पानी का पूछ कर आती हूँ। लैला और रोहन तो विक्रम के आगे पीछे डोल रहे थे और यहाँ अकेले बोर हो रही थी नैना। वो टीवी चालू करके बैठ जाती है, तभी विक्रम कमरे से बाहर आता है। पीछे करना तो एक बार। अरे यार भाई, आज मैच था, मैं तो भूल ही गया। 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। चलिए साथ में देखते हैं, कुछ देर में पापा भी आ जाएंगे। अरे पॉपकॉर्न ले आना, मजा आएगा। जाओ ना दीदी, पॉपकॉर्न ले आओ ना। अरे मैं क्यों पॉपकॉर्न लेकर आऊं? टीवी देख रही हूँ ना मैं। तुम दोनों कमरे में थे ना, जाओ कमरे में ही वापस जाओ। हॉल से आ रही आवाज सुनकर लैला हॉल में आती है और नैना के हाथ से रिमोट लेकर अपने दामाद के हाथ में पकड़ा देती है। तू अपना सीरियल फोन पर देख लेना बेटा। और तू कह रही थी ना मैंने तुझसे बात ही नहीं की, चल हम रसोई में दोनों माँ बेटी बातें करते हैं। हाँ आजा। रसोई में भी लैला बात क्या करती, नैना को काम ही पकड़ा देती है। देख बेटा, ये तो तेरा मायका है, पर कहीं और जाएगी तो लोग इन्हीं चीजों को नोटिस करते हैं। इस तरह सभी के सामने दामाद जी को तू तड़क मत किया कर, इज्जत से बात किया कर, विक्रम जी बोला कर। कमरे के अंदर बाकी तुझे जो करना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और बच्चे का क्या सोचा है बेटा? यहाँ रुकने से अच्छा है मैं फोन पर सीरियल ही देख लेती हूँ मम्मी। अच्छा, कमरे में जा रही है तो दामाद जी के बैग का सामान ना कबर्ड में शिफ्ट कर देना। कबर्ड खाली करवा दिया है मैंने, बैग से सामान निकालेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी ना। सुबह से तो नैना को बस अपने पति की तारीफ ही सुनने को मिल रही थी। रात को उसे अपने पापा से थोड़ी बहुत कंसर्न की उम्मीद थी, पर सुरेश के लौटते ही वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। नैना, ये क्या बदतमीजी है? पिछले 5 मिनट से विक्रम जी आवाज दे रहे हैं, क्या तरीका है ये बेटा? सॉरी पापा, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ विक्रम जी कहिए। अपने परिवार वालों से तो नैना की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, पर दोस्तों से उम्मीद किसे नहीं होती। रात को नैना अपनी सारी फ्रेंड्स को मैसेज कर अपने घर बुलाती है। अगली सुबह अपनी बचपन की सहेली को दरवाजे पर देखकर नैना बड़ी खुश हो जाती है और भागते हुए उसकी ओर बढ़ती है। पायल, आ गई तू? तो सामने से हट तो मैं अपने हैंडसम जीजू से मिल लूं। और जीजू कैसी हो?
जूते छुपाए में तो बहुत पैसे बचा लिए आपने, पर इस बार मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। शाम को मूवी का टर्न करते हैं और उसके बाद शॉपिंग। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, अच्छे से लूट लो अपने जीजू को। मेरी सारी सालियां जा रही है तो साले साहब का भी जाना बनता ही है। तुम भी रेडी हो जाना रोहन। मम्मी जी आप भी चलिए ना, और पापा जी आप भी, सब साथ में चलेंगे तो मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दामाद जी, हम कहाँ बच्चों के बीच आएंगे, आप जाइए एंजॉय कीजिए। शाम को नैना प्लान के मुताबिक मूवी थिएटर पहुंचती है, जहां उसकी सारी सहेलियां विक्रम से बातें करने में ही बिजी थी। इतना लेफ्ट आउट तो नैना ने अपने ससुराल में भी फील नहीं किया था जितना वो अपने मायके में कर रही थी। मूवी के बाद सभी डिनर करते हैं और वापस घर लौट आते हैं। क्या हो गया नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो अपने घर आना चाहती थी तो मैं तुम्हें ले आया। सोचा था यहाँ आकर रेस्ट करूंगी, पर दिन भर मम्मी मुझे तुम्हारे पीछे लगा कर रखती है। दामाद जी को ये ना घट जाए, दामाद जी को वो ना घट जाए। माना वहां मम्मी जी मुझे 4 बातें सुनाती थी, पर कम से कम मेरी वैल्यू तो थी। यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बची। मुझे नहीं रहना यहाँ, सामान बांधो। अरे क्यों, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 1 हफ्ता तो रहकर जाऊंगा मैं अपने ससुराल में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी आज मेरे भाई की सगाई है तो मम्मी ने मुझे जरा जल्दी बुलाया है। अरे पता है तेरे भाई की सगाई है। अपना बहन ने फोन किया था मुझे, पर सगाई तो शाम को 4 बजे है। इतनी क्या हड़बड़ी है भाई मायके जाने की? मम्मी जी थोड़ा जल्दी जाऊंगी तो भाभी का काम में हाथ बटा सकूंगी ना, और मम्मी पापा से भी मिल लूंगी, वरना बाद में मेहमानों के बीच में कहाँ टाइम मिल पाता है बातें करने का। वो सब ठीक है रजनी बेटा, पर पहले जरा घर के काम निपटा ले, फिर चली जाना। ऐसे अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जाना शोभा देता है क्या? मम्मी जी मैंने सारा काम कर दिया है, बस दोपहर का खाना आप बना लीजिएगा। अरे बेटा मैं तो बना लेती, पर इस घुटनों के दर्द की वजह से मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। एक काम कर, ज्यादा कुछ नहीं, दाल चावल भिंडी की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, रोटियां और टमाटर की चटनी बना दे बस। मम्मी जी इतना सब कुछ बनाना है, फिर तो मुझे जाने में देर हो जाएगी। तभी वहां संदीप आया और उससे कहा, देखो मम्मी ने कहा है कि खाना बना कर जाना है तो वैसे ही जाना होगा। और फिर कितनी दूर तक है तुम्हारा मायका? आधे घंटे में पहुंच जाओगी, जल्दी से खाना बनाकर तैयार हो जाओ। अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे। अब आप लोगों से क्या ही कहूं मैं। ठीक है बनाती हूँ खाना। ऐसा कहकर रजनी किचन में चली गई। वहां जाकर उसने सबके लिए खाना बनाया, फिर किचन साफ किया, फिर रेडी होने चली गई। और ये सब करते करते रजनी को बज चुके थे 3। वो तैयार होकर बाहर निकली तो मनोरमा ने कहा, हाँ अब जा मायके, और हाँ टाइम से आ जाना। मैं संदीप से कह दूंगी, वो तुझे लेता हुआ आएगा। ठीक है मम्मी जी। रजनी ऑलरेडी लेट थी, पर वो क्या कर सकती थी। ऑटो पकड़ी और जल्दी से अपने मायके पहुंची। मायके पहुंचते ही सरोज ने रजनी से कहा, अरे दीदी आ गई, आप बिल्कुल टाइम पर आई है। थोड़ा पहले आ जाती तो मेरी हेल्प हो जाती। हाँ भाभी आप सही बोल रही हैं, पर घर का काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा ऐसा भी क्या घर का काम कि एक दिन अपने मायके के लिए नहीं निकल सकते? अरे सुबह आ जाती है तो 2 घड़ी बैठ के दुख सुख की बातें कर लेती हूँ मुझसे। हाँ रजनी, तू तो आजकल ऐसे आती है जैसे कोई मेहमान हो। एकदम टाइम पर आती है और थोड़ी देर में चली जाती है। क्या हम तेरे अपने नहीं है? बिट्टू कब से तेरी राह देख रहा है कि दीदी आएगी तो तैयार होऊंगा, पर तू देर कर रही थी तो हमने समझा बुझाकर सगाई के लिए तैयार कर दिया। सही किया भैया, सॉरी मुझे सच में देर हो गई। अरे ये किट्टू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज तो रिया इसे देखते ही पागल हो जाएगी। क्या दीदी आप भी? देखो तो कैसे ही शर्मा रहा है। चलिए गिले शिकवे बाद में करेंगे, अब पहले किट्टू की सगाई पर फोकस करते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ रजनी सही कह रही है। चलो भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़की वाले भी कब से तैयार बैठे हैं। अब सब किट्टू की सगाई में लग गए। सगाई का फंक्शन खत्म होते ही रजनी वापस अपने ससुराल लौट आई। आज वो बड़ी दुखी थी। उसे अपने मायके जाने में देर हो गई थी और मायके में भी सबकी शिकायतें भी वाजिब थी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन वाले दिन रजनी ने संदीप से कहा, संदीप आज आप मुझे मेरे मायके ड्रॉप करते हुए ऑफिस चले जाइएगा प्लीज। वो क्या है ना, मेरे हाथ में बहुत सामान है तो अकेले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसा क्या बलिया बैग में जो भारी हो गई बैग और तुमसे उठा ही नहीं जा रही है? अरे आज रक्षाबंधन है ना, तो मैंने सबके लिए गिफ्ट्स और राखियां ली है और मिठाइयां भी है। बस यही सब सामान डालते डालते बैग इतनी भारी हो गई। ये सब सुन रही पास में बैठी मनोरमा ने कहा, अरे रजनी आज तो रक्षाबंधन है, नीलम भी अभी आती होगी संदीप को राखी बांधने। अगर तू मायके चली गई तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू नेहा के जाने के बाद चली जाना। हाँ रजनी वैसा ही करो, तुम नीलम की फेवरेट ब्राउनी और पास्ता भी बना लो।
आज सिर्फ नीलम दीदी का ही रक्षाबंधन तो नहीं है ना, मेरा भी रक्षाबंधन का त्योहार है। मुझे भी तो राखी बांधनी है भाई को, मायके जाना है, सबसे मिलना है। अरे तो तुम्हें हम कौन सा मना कर रहे हैं मायके जाने से, चली जाना, राखी तो बांधनी है। एक बार नीलम आ जाए, राखी बांध कर चली जाए, उसके बाद तू मायके चली जाना 1-2 घंटे के लिए। चलो बहस मत कर, जाकर किचन में नीलम के लिए खाना तैयार कर ले। अब रजनी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी किट्टू का फोन आया। दीदी अभी तक आप आई नहीं, कब आएंगी? क्या करूं किट्टू, घर में नीलम दीदी आने वाली है, बस उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। दीदी अभी आप खाना बना रही हैं तो फिर यहाँ कब आएंगी? घर में सब आपका वेट कर रहे हैं। बस काम खत्म करके जितना जल्दी हो सके आ जाती हूँ मैं। मुझे पता है दीदी, आप शाम को ही आओगी। हम यहाँ कितना भी वेट करें आपको हमारी पड़ी नहीं है। आजकल आप ऐसा ही करती हो, बिल्कुल टाइम पर आती हो फिर 1 घंटे में चली जाती हो। ऐसे मत बोलना किट्टू, मैं आना चाहती हूँ तुम सबके पास, मेरा भी मन करता है मिलने का, पर क्या करूँ, घर के काम है, खत्म नहीं होते। हाँ दीदी आप अपना घर संभालो, अब नहीं करूंगा फोन आपको। आपका जब मन करे तब आना और राखी बांध जाना। मैं ठीक है, रखता हूँ फोन, बाय। ऐसा कहकर किट्टू ने फोन रख दिया। आज रजनी खुद को रोक नहीं सकी और वो रसोई में काम करते करते फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, कब तक मैं ऐसे मायके जाने को तरसती रहूंगी। जब भी मायके की बात करती हूँ कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता है। मम्मी पापा और भाई तब मुझे मेहमान समझने लगे। मेरा भी तो मन करता है उनके साथ बैठने का, बातें करने का, पर ये नसीब का। क्या बहू बनने के बाद बेटी होने का हक खत्म हो जाता है। अब सोच लिया है, अगर हर बार ऐसे ही रुकना है तो मैं मायके जाना ही छोड़ दूंगी। रजनी ने अब ठान लिया था कि वो मायके नहीं जाएगी, चाहे कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन। अब वो खुद को मायके के लिए तरस आएगी नहीं। उस दिन उसने चुपचाप घर का सारा काम किया। नीलम आई, राखी बांधी, हंसी ठिठोली हुई। रजनी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ वैसे ही करती रही जैसे घर वाले चाहते थे। शाम को जब नीलम चली गई तब रजनी ने धीरे से संदीप से कहा, संदीप ये राखियां और मिठाई आप मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। अरे क्यों, अब तो आराम से जा सकती हो, 1 घंटे के लिए सही है, मायके जाकर राखी बांध कर आओ, जाओ। नहीं संदीप, अब मेरा मन नहीं है। हर बार यही होता है, जब तक मैं मायके पहुंचती हूँ तब तक आधा फंक्शन खत्म हो जाता है, फिर सब ताने मारते हैं कि बड़ी वीआईपी हो गई है तू। अब 1 घंटे के लिए वहां जाकर क्या करूंगी? अरे लेकिन रजनी, मम्मी पापा किट्टू रवि भैया सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ तो मेरी राखी भिजवा दीजिए ना, वही काफी है। बेटी के नाते मुझे वहां वक्त ही नहीं मिल पाता, तो अब मैं जाऊंगी ही नहीं। इतना कहकर रजनी ने राखियां और मिठाई संदीप के हाथ में पकड़ा दी। संदीप कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसने चुपचाप सामान लिया और मायके भिजवा दिया। कुछ देर में रजनी की राखी, मिठाई और गिफ्ट्स उसके मायके पहुंच गए। उसे देखकर हैरानी से अपर्णा ने कहा, अरे ये क्या, राखी, मिठाई और गिफ्ट्स भी है सबके लिए, लेकिन रजनी कहाँ है, खुद क्यों नहीं आई? हाँ माँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि रजनी राखी पर नहीं आई। हमेशा तो सबसे पहले पहुंच जाती थी, हम सब कब से उसका वेट कर रहे हैं। ये कैसी राखी? जब तक दीदी अपने हाथों से नहीं बांधेगी ना राखी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सूरज, तुम्हें कुछ पता है, कहीं रजनी की तबीयत खराब तो नहीं? तुमसे तो बातें होती रहती है ना फोन पर। अरे नहीं, अगर तबीयत खराब होती तो दीदी जरूर बताती, बात कुछ और लगती है। सबको बेचैनी होने लगी। तभी अपर्णा ने तुरंत रजनी को फोन लगाया। हेलो बेटा, तू राखी पर क्यों नहीं आई? तेरे भाई सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी मैं बहुत थक गई थी, मन ही नहीं हुआ भाग दौड़ करने का, इसलिए राखी और मिठाई भिजवा दी। अब सब बुरा मत मानना। बेटा तेरा घर तो पास ही है, तू आ जाती तो अच्छा लगता, तेरे बिना त्योहार त्योहार ही नहीं लगता। कोई बात है क्या? नहीं मम्मी, कुछ खास नहीं, बस थकान थी। आप लोग राखी बांध लो, मैं अगली बार आ जाऊंगी। चलिए फोन रखती हूँ। रजनी ने फोन रख दिया। उधर अपर्णा और घर के बाकी लोग चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। मम्मी रजनी कुछ तो छुपा रही है, वरना वो कभी भी राखी मिस नहीं करती। हाँ माँ, अब तो लगता है दीदी को हमारी फिक्र ही नहीं रही। नहीं बेटा, रजनी ऐसी नहीं है, जरूर कोई बात है जो वो बता नहीं रही है, बाद में कभी आ जाएगी मिलने। रजनी की गैर हाजिरी ने पूरे त्योहार का माहौल फीका कर दिया था। मिठाइयां और राखियां सामने रखी थी, लेकिन सबको रजनी की कमी खल रही थी। अगले दिन रजनी थोड़ी बदली हुई सी थी। अभी रजनी चुपचाप घर की सफाई कर रही थी, तभी मनोरमा ने कहा, मम्मी मुझे तो समझ में नहीं आता ये रजनी को हो क्या गया है। पहले तो हर फंक्शन पर टाइम पर पहुंच जाती थी, अब तो राखी पर भी नहीं आई, बस मिठाई और राखी भिजवा दी, और अब तो बिल्कुल आना जाना ही उसने बंद कर दिया है।
हाँ बेटा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरी तो आदत है हर रोज उससे बात करने की, पर अब तो वो फोन भी नहीं करती। 2-2 हफ्ते निकल जाते हैं। मैं ही फोन लगाऊं तो 2 शब्द बोलकर रख देती है, मम्मी काम में बाद में बात करूंगी। दीदी को अब हमारी फिक्र ही नहीं है। पहले तो मुझे हर छोटी छोटी चीज पर सलाह देती थी, अब मैं कॉल करता हूँ तो सीधा कट कर देती है। राखी पर भी बोली थक गई हूँ। अरे थक गई हूँ का क्या मतलब? देखिए, मैं कहती हूँ गुस्सा करने से कुछ हल नहीं निकलेगा। शायद ससुराल में काम ज्यादा बढ़ गया होगा, या हो सकता है किसी बात का दबाव हो। लेकिन सरोज, अगर काम ज्यादा है तो इतना भी क्या कि मायके आना ही छोड़ दे, फोन तक नहीं करती। क्या हम उसके अपने नहीं है? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है रजनी कहीं हमसे नाराज तो नहीं है। शायद उसे लगता हो कि हम शिकायत करते हैं उसके लेट आने पर, और उस दिन ना किट्टू ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया था उसे। अरे नाराजगी है तो सीधे सीधे बोल देना, ये क्या तरीका है कि आना ही छोड़ दिया? हो सकता है घर वालों ने ही उसे रोका हो, या शायद वो खुद ही अब मायके आने से बच रही हो, लेकिन असली वजह तो हमें पता करनी होगी। हाँ, अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। हम सब उसके घर चलते हैं, वहीं जाकर देखेंगे आखिर मामला क्या है। सही कह रहे हो रवि बेटा, हमें सीधे जाकर उससे पूछना होगा, बात छुपाने से और बिगड़ेगी। हाँ मम्मी, मैं भी चलूंगा। दीदी से आमने सामने पूछूंगा कि आखिर उसके दिल में है क्या, क्यों कर रही है ऐसा। तो फिर तय रहा, कल हम सब एक साथ जाएंगे रजनी दीदी के घर, और वो भी अचानक। सबने आपस में अब तय कर लिया था। अब सबकी बेचैनी और बढ़ गई थी। सबके दिल में एक ही सवाल था, रजनी आखिर क्यों अपने मायके से इतनी दूरी बनाने लगी। अरे आप लोग अचानक कोई खबर क्यों नहीं की? खबर देते तो तू फिर कोई बहाना बना लेती बेटा, इसीलिए सोचा सीधे ही चले आते हैं। क्या तू हमें देखकर खुश नहीं है? अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो, मैं तो आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। तभी मनोरमा भी वहां आ जाती है और सबको देखकर कहती है, अरे वाह, आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। स्वागत है आप सबका, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। सब हॉल में बैठ गए। हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन जल्दी ही रवि ने सीधा मुद्दा उठाया। रजनी, साफ साफ बता, तू हमसे दूर क्यों हो रही है? राखी से अभी तक तो मिलने नहीं आई, फोन भी नहीं करती। सच सच बता, आखिर मामला क्या है? भैया मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे मायके जाने ही नहीं देते। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, इसलिए मैं मायके नहीं जा पाती। अरे ये क्या कह रही है रजनी? क्यों अपने मायके वालों के सामने झूठ मूठ बदनाम किए जा रही है? हमने कब रोका तुझे? हाँ रजनी, कैसी बात कर रही हो? राखी वाले दिन मैंने खुद कहा था जाओ अपने भाइयों को राखी बांध कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब रजनी से रहा नहीं गया, उसने जवाब दिया, हाँ आप लोगों ने सीधे मना तो नहीं किया, पर जिस तरह रोकते हैं ना, उससे दिल टूट जाता है। हर बार भागते भागते जाती हूँ, भागते भागते लौट आती हूँ, 2 घड़ी अपनी माँ के पास नहीं बैठ पाती, भाइयों से ढंग से बात नहीं कर पाती। मायके में मौसी चाची रिश्तेदार सब होते हैं, सब ताने मारते हैं। अरे तू तो बड़ी वीआईपी हो गई है, अब मायके आने का भी टाइम नहीं मिलता। आप सबको क्या पता ये ताने कितने चुभते हैं। अरे बेटा, तूने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? अकेले ही सब कुछ सहती रही। बहन जी, ये बात तो ठीक नहीं है, आप बहुत गलत कर रही है। अरे हद हो गई, अब रजनी हमारे घर की बहू है तो घर की जिम्मेदारी तो निभा कर ही जाएगी ना मायके। अगर जाते वक्त 2 काम बोल दिए तो क्या गलत किया? मम्मी जी, अब तो कम से कम सच बोलिए। मैं क्या समझती नहीं है, आप जबरदस्ती के बहाने बनाकर मुझे मायके जाने से रोक देती है, इसलिए मैंने आखिर में मायके जाना ही बंद कर दिया। फोन भी नहीं करती, क्योंकि ज्यादा बातें करूंगी तो ज्यादा याद आएगी। जीजा जी, दीदी हमारी जान है, उसे रोका क्यों? जब मायके आने का मन करे तो उसे आने दीजिए, ये उसका हक है। देखिए, हमने बहन को यहाँ शादी करके भेजा है, गुलाम बनाकर नहीं। अगर वो बहू का फर्ज निभा रही है तो याद रखिएगा, वो किसी के घर की बेटी भी है। आप मायके आने से कैसे रोक सकते हो उसे? औरत चाहे बहू बने, पर बेटी होना नहीं छोड़ती। उसे दोनों घरों का बराबर हक चाहिए। बुरा मत मानिएगा, पर ये ही सुलूक अगर नीलम दीदी के साथ उनकी सास करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं नहीं, हमने कभी मन से नहीं रोका, बस कभी कभी हालात ऐसे बन गए कि इसे रुकाना पड़ा। हालात या बहाने? देखिए आंटी जी, हमें साफ दिख रहा है, बहू का ये मतलब नहीं कि उसका अपना घर छिन जाए। बहन जी, बेटी को हमसे दूर मत कीजिए। माँ का दिल बहुत रोता है जब बेटी पास होकर भी मिलने नहीं आती। अरे भाई, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए हमें। अब से घर में कोई भी काम होगा तो भी हम इसे मायके जाने से नहीं रोकेंगे, बस। बात तो सही कही सरोज ने,
अगर नेहा के ससुराल वाले नेहा को मायके आने से रोकेंगे तो हमें भी ऐसी ही तकलीफ होगी। रजनी, आगे से हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तुम मायके चली जाना, बस हाँ, बहू की जिम्मेदारियां मत भूलना। बस मम्मी जी, यही तो चाहती थी। मैं अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती हूँ। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस हमें यही सुनना था बहन जी। अब चाहे त्योहार हो या फंक्शन, तो खुलकर मायके आना रजनी। हम सब तेरे इंतजार में रहेंगे। आज रजनी की आंखों से बहते आंसू खुशी के थे। उसके मायके वालों ने साफ साफ कह दिया था कि बेटी भेजी है, गुलाम नहीं। मनोरमा और संदीप ने भी सबके सामने वादा किया कि अब रजनी को मायके जाने से कभी नहीं रोका जाएगा।